कल के लेक्चर में हमने सारणी के प्रारंभिक कुछ गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है, जिन गुणधर्मों की सहायता से हम सारणी का विस्तार सुगमता से कर सकते हैं। तो कुछ गुणधर्म हमने पढ़े थे, जैसे किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सभी अवयव जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, जीरो। अगर किसी भी सारणी की दो पंक्तियां एक जैसी हो या दो कॉलम एक जैसे हो तो उसका मान क्या होता है, जीरो। अगर हम किसी भी सारणी की अगल बगल की दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करें तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में लिख दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी भी रो के किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी का मान उतना गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और बाकी जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे छठी प्रॉपर्टी ये कहती है यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि की दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। सारणी की किसी एक पंक्ति या कॉलम के प्रत्येक अवयव अगर क्या हो, अवयव दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं, और जबकि कोटि क्या रहेगी, वही रहेगी। समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए लिखा है A1 A2 A3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि ये जो पहला स्तंभ है, ठीक है, क्या लिखा है, पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो। तो जो पहला स्तंभ है वो दो राशियों का क्या है, योग है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ कॉलम हो सकता है दो राशियों का योग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला कॉलम जो है दो राशियों का क्या है, योग है। तो इसको हम दो सारणी में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, दो सारणिकों के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और जो दूसरी सारणी आएगी वो आएगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक। यानी अगर किसी भी सारणी के कोई भी पंक्ति या कॉलम के अवयव दो राशियों का योग हो तो उसको हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे लिखा है A1 A2 A3 B1 C1 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं गामा 1 गामा 2 और गामा 3, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो तीसरी रो है वो दो अवयवों के योग के रूप में है, तो इसको हम दो सारणिकों के रूप में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस सारणी को हम दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये पहला एलिमेंट एक सारणी में आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरी सारणी में आएगा, और बाकी दोनों चीज वैसे ही रहेगी, A3 B3 C3। और यहाँ आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये हो जाएगा गामा 1 गामा 2 गामा 3, ठीक है। तो ये हम क्या किए हैं, किसी भी सारणी के अगर किसी भी पंक्ति या कॉलम के अवयव दो राशियों के योग के रूप में हो तो उस सारणी को दो सारणिकों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी 6, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगली प्रॉपर्टी है 7, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के अवयव में दूसरी पंक्ति के संगत अवयव के सर्व अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाएं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे सर्व अपवर्त मतलब कोई संख्या भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये लिखा है
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर लैंग्वेज में समझने में दिक्कत हो रही है तो हम इस चीज को यहाँ देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ हो उसमें दूसरी पंक्ति या स्तंभ को किसी भी संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस लाइन को कहते हैं R1, ये क्या है R2, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है R3, ऐसे ये क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपस में हम चाहें तो तीनों पंक्तियों को किसी भी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है A1 A2 A3 प्लस L से गुणा कर दिया LB1 LB2 LB3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। यानी हमने क्या किया है, जो पहला कॉलम है यानी C1 है उसको हमने लिख दिया है C1 प्लस LC2। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी दो कॉलम को या दो पंक्तियों को आपस में हम जो किसी संख्या से गुणा करके आपस में जोड़ सकते हैं। दो भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। जैसे हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू A1 प्लस LB1 प्लस MC1 A2 प्लस LB2 प्लस MC2 A3 प्लस LB3 प्लस MC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहां हमने क्या किया है, C1 को लिखा है C1 प्लस LC2 प्लस MC3। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे C1 के लिए किया है ऐसे हम C2 के लिए भी R1 के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस MR2, ये लिखा जा सकता है। R3 को लिख सकते हैं R3 प्लस MR2 प्लस NR1, या हम लिख सकते हैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इस सारणिक और इस सारणिक मतलब ये ऑपरेशन लगाने के बाद दोनों सारणिकों के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। यही यहाँ पे कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव मतलब ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ठीक में अवयव में कोई सम अपवर्त यानी m से k से 5 से n से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ जोड़ भी और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी जो इस सारणिक का मान आएगा वही इस सारणिक का मान आएगा, जो इस सारणिक का मान आएगा वही इस सारणिक का मान आएगा। बात समझ क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगती है, बाकी तो आसानी से पहचानी जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाकी जो गुणधर्म शुरू में हमने बताया कि प्रत्येक रो जीरो हो जाए या सम हो जाए, तो वो इसी की हेल्प से लाई जाती है और फिर डायरेक्ट मान लिख दिया जाता है। ठीक है, या एक दो स्टेप एक्सपेंड करके लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई सातों, वो आपको याद होनी चाहिए। इन सातों प्रॉपर्टी को आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, एकदम उंगली पे याद हो। ठीक है, दिमाग में एकदम बैठी हो कि प्रत्येक अवयव अगर जीरो है तो उसका मान जीरो होगा, सरसम है तो जीरो होगा, अगर बगल की अगर रो बदल रही है या कॉलम बदल रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलेगी। रो को कॉलम, कॉलम को रो कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या से अगर किसी रो में के सभी अवयवों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने गुना हो जाएगा। ठीक है, और आज जो हमने दो प्रॉपर्टीज बताई, दो सारणिकों के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर सब दो संख्याओं के सम के रूप में लिखा है तो दो सारणिकों के रूप में तोड़ा जा सकता है, योग के रूप में तोड़ा जा सकता है, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई, अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टी का यूज करके, वैसे तो हम एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना जानते हैं, जैसे कि हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक, कि 3 क्रॉस 3 की हो या 2 क्रॉस 2 की हो तो हम कैसे विस्तार करके वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हमने गुणधर्म बताए हैं, इन गुणधर्मों की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 2 3 2 2 2 3 3 3
हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर किसी भी रो में या कॉलम में किसी संख्या से गुणा हो, किसी भी रो में या कॉलम में किसी भी संख्या से गुणा हो, ठीक है, तो वो उतने गुना हो जाती है, यानी 2 टाइम्स 3 2 3 1 1 1 और 3 3 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, फिर 3 2 3 1 1 1 और यहां लिख देते हैं 3 into 1 3 into 1 3 into 1। इसको हम एक ही स्टेप में लिख सकते थे, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको दो दो यहीं पे लिख सकते थे। तो यहां से अब क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो जब 3 निकलेगा तो आ जाएगा 3 2 3 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 into 3 2 3 1 1 1 1 1 1। अब इसका मान, एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, अगर दो पंक्तियों या दो कॉलम के प्रत्येक अवयव एक जैसे हो, सरसम हो, तो उसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इन दोनों का दोनों कॉलम क्या है, सेम है, तो इसका मान क्या होगा, 0, यानी 6 into 0 बराबर 0। तो इसका मान कितना आ गया, 0। हमने कहीं एक्सपेंड करके नहीं निकाला है, प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाला। एक प्रॉपर्टी ये कहती है, एक प्रॉपर्टी यहाँ हमने लगाई और एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, इसका मान क्या होगा, 0। हमको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसका मान क्या लिख सकते हैं, 0। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पे हम लिख सकते हैं, ये यहां से निकला 2 और यहां से निकला 3, तो 2 निकला और 3 निकला, ठीक है। तो ये बचेगा 3 2 3 और ये बचेगा 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा 6 और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। वैसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो भी वैल्यू ही 0 आएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप जान गए हैं तो कोशिश ये करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों को हम किसकी हेल्प से करेंगे, प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी थी पहले एक्सरसाइज में, तो हम एक्सपेंड करते थे। अब प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर लेंगे, इसके बाद हम लास्ट में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब कोशिश ये कर लीजिए, आपके जितनी भी प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगी और जितनी प्रैक्टिस होगी, उसके आधार पे हम जान जाएंगे कि हम क्या करें कि हमको आसानी से सॉल्व हो जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए 0 वाली, या लास्ट में एक ही 2 स्टेप करना पड़े, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है 102 18 36 1 3 4 17 3 6। अब यहीं पे आपको दिमाग थोड़ा लगाना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लग सकती है या किसी चीज को हम गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। यहां देखो लिखा है 17 और यहां 3 6 लिखा है, 6 गुणे 6 36, 3 गुणे 6 18, 17 गुणे 6 102, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 6, 6 गुणे 3 गुणे 6 और 6 गुणे 6, बाकी वैसे ही लिखा है, ठीक है, लिख दिया। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका जो 6 है वो यहां आ जाएगा, तो क्या बचेगा 17 3 6, अगला 1 3 4 17 3 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम देखते हैं कि पहली रो और तीसरी रो एकदम सेम है, तो अगर दो रो सेम होती है, सरसम होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 into 0, आंसर कितना आ जाएगा, 0। आई बात समझ में। तो हमने कहीं एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट वही गुणधर्मों का, दो गुणधर्म का यूज हुआ है, यहाँ से 6 निकला है और जब दो एक जैसी होती है तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये क्वेश्चन लगाया। आई बात समझ में। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। आज हमने एक प्रॉपर्टी जो बताई थी कि अगर दो अवयव के सम के रूप में लिखा होता है, कोई भी पंक्ति या कॉलम के, किसी भी पंक्ति या कॉलम के अवयव अगर दो
संख्याओं के सम के रूप में लिखे होते हैं तो उसको दो सारणिक के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसी का यूज करेंगे तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है a प्लस 2x x, b प्लस 2y y, और c प्लस 2y और z। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, अगर किसी पंक्ति या कॉलम के अवयव दो संख्याओं या दो अवयव के रूप में लिखा हो तो उसको दो सारणी के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। a b c a x b y c z प्लस a 2x x b 2y y c 2y z, ये 2z होगा। ठीक है, यहाँ पे 2z कर लीजिए। ठीक, तो अगर यहाँ पे दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो दो अवयव के योग के रूप में लिखा है तो इसको दो सारणी के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी 6 बताई थी उसी का यूज किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो कॉलम, जो दो पंक्तियां एक जैसी, दोनों पंक्तियां क्या है, एक जैसी, इसमें और इसमें, तो इसका मान हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 0। हमने क्या कहा था कि अगर दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसे मिले तो उसका मान सीधे उठा के 0 रख दो। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 2 2, ये बाहर निकल सकता है, क्या बचेगा, a b c x y z x y z। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0 + 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पंक्तियां एक जैसी हैं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 + 0 0। ठीक, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। कभी कभी क्वेश्चन में सिद्ध करने को जब 0 दिया होगा तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ ऐसा किया गया होगा कि दो पंक्ति एक जैसी आ जाए या दो कॉलम एक जैसे आ जाए, या फिर कोशिश करेंगे कि किसी पंक्ति के सारे अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए, या किसी कॉलम के सारे अवयव क्या हो जाए, 0। बट डायरेक्ट उसका आंसर क्या आ जाता है, 0। ठीक, तो हमें कहीं एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, वही प्रॉपर्टी अभी जो हमने 6 गुणधर्म बताया उसी का यूज करके हमने इस सारणी को दो पार्ट में तोड़ दिया, दो सारणी के रूप में, और सरसम होने के कारण ये 0, सरसम होने के कारण ये 0 है। आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x y z a b c x plus a y plus b z plus c। ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि किसी भी स्तंभ या पंक्ति के अवयव अगर दो अवयव के योग के रूप में लिखा है तो उस सारणी को दो सारणी के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे, x y z a b c, वही गुणधर्म 6 का यूज कर रहे हैं, x y z। इसीलिए हमने कहा कि गुणधर्म जो है आपको याद होने चाहिए। अगर गुणधर्म याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं लगेगा, ना समझ में आएंगे। ठीक, और गुणधर्म अगर याद है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हमने इस सारणी को दो सारणी के योग के रूप में तोड़ लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो C1 है और C3 है ये सेम है, C1 और C3 क्या है, सेम। तो जब दो कॉलम एक जैसी है तो इसका मान क्या आएगा, 0। यहाँ पे देखते हैं C2 और C3 क्या है, एक जैसी है, तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक, तो कितनी आसानी से गुणधर्म की सहायता से क्वेश्चन हो जाएगा। आई बात समझ में कि गुणधर्म अगर हम लगाते हैं तो हम अगर इसको एक्सपेंड करते तो ये लेते, फिर ये काफी स्टेप करने पड़ते, और गुणधर्म की सहायता से हम कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है, तो यही फायदा है गुणधर्म का। आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c, इसका मान निकालना। तो अभी जो हमने 7वीं प्रॉपर्टी बताई थी उसमें हमने क्या कहा था, किसी रो को किसी दूसरी रो से किसी भी संख्या से गुणा करके आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसी भी कॉलम को
अन्य कॉलमों से हम जोड़ घटा सकते हैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद भी, या ऐसे ही। ठीक है, तो वही सातवीं प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर हम इन तीनों को जोड़े तो फिर सी इससे कैंसिल हो जाएगा, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों को जोड़े तो जीरो आ जाएगा, इन तीनों को जोड़े तो जीरो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि C1 की जगह क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की जगह हमने क्या लिखा, तीनों कॉलमों को जोड़ के पहले कॉलम की जगह लिख देंगे। देखते हैं क्या होता है। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, और इसको हमने पहले कॉलम की जगह लिख दिया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम का अवयव, तीसरा कॉलम का अवयव, पहले कॉलम का अवयव, दूसरे कॉलम का अवयव, तीसरे कॉलम का अवयव, ये हमने पहले कॉलम को लिख दिया। और दूसरे और तीसरे कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, हमने C1 की जगह C1, C2, C3 लिखा है, और C2 और C3 ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है वो तीनों करके क्या हो जाएंगे, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। बाकी दो कॉलम हमने ऐसे ही लिख दिए। अब इसका मान, पहला ही जो प्रॉपर्टी बताई थी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी भी पंक्ति के सारे अवयव जीरो हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। आई बात समझ में। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, जीरो। ये गुणधर्म था, उसी के हेल्प से हम इसको डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, सारणी पे लिखा है ए स्क्वायर AB AC BA B स्क्वायर BC और CA CB और C स्क्वायर। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि A यहां है। तो किसी भी पंक्ति में अगर हम A से गुणा करें तो ये A बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -ABC हो जाएगा। अगर ये A बाहर आ गया, यहां से A गुणा हो जाती थी। अगर किसी भी पंक्ति से गुणा करते थे, अगर A का गुणा होगा तो किसी एक पंक्ति से ही होगा। ऐसे यहाँ B से गुणा है, ठीक, तो ये B भी बाहर आ सकता है, A माइनस B C। ऐसे यहाँ देखिए C से प्रत्येक एलिमेंट का गुणा है तो ये C से भी आ सकता है, A B और माइनस C, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात है। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे या तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, या कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा जब जीरो आ जाता है किसी पंक्ति या कॉलम में तो हमें कम से कम स्टेप में क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि इन दोनों को हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में R1 को लिख देंगे R1 प्लस R2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो ज्यादा आ जाएंगे, दो जीरो आ जाएंगे। ठीक, और अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जहां R2 लिखा है वहां R2 प्लस R3 लिख देंगे। ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने के लिए हमने क्या किया, R1 की जगह इन दोनों को जोड़ के लिखा जीरो, इन दोनों को जोड़ के लिखा जीरो, C प्लस C 2C। अब R2 की जगह R2 इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, 2A। इन दोनों को जोड़ा जीरो, इन दोनों को जोड़ा जीरो, और तीसरी रो में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यादा से ज्यादा जीरो आ गए। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो मात्र एक बार हमको ये, जैसे हमने पहली रो ली, एक्सपेंड किया और पहली रो ली, तो ये एलिमेंट लेंगे और ये एलिमेंट लेंगे तो कुछ भी आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो। ये एलिमेंट लेंगे, जीरो हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, 2C लेंगे, तो जब 2C लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, आएगा 2A 0B आएगा, और प्लस में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा 2C, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2AB माइनस 0। तो यानी ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ABC इनटू, ये कितना हो जाएगा, 4ABC। क्या आ जाएगा, 4ABC, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा तो हमें कम से कम स्टेप में सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो जितने भी गुणधर्म हमने बताए हैं, इन सातों गुणधर्म को आप लोग लिख के नोट्स बना लीजिएगा, उसकी तैयारी कर लीजिएगा, उसका मतलब आप लोगों को दिमाग में एकदम बैठा हो कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। फिर जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उसको कीजिएगा, उसकी हेल्प से जो होमवर्क देंगे उसको करिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे वो आप लोग हमें दे दिया कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया करें। ठीक है।